धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मुद्दा आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गया है। मांग की जा रही है कि 10 राज्यों में हिंदुओं को, जो इस देश में बहुसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्यों आखिर बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कराने की या अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश या मांग की जा रही है, और आखिर ऐसा अल्पसंख्यक बनकर जो बहुसंख्यक हिंदू है वो क्या हासिल कर लेगा जो वो बहुसंख्यक रहते हुए नहीं कर पा रहा है। और एक सवाल यहाँ ये भी उभरेगा कि आखिर अल्पसंख्यकों के पास वो क्या अधिकार हैं जिनका फायदा मुसलमान नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कुछ सालों के दौरान कि जैनियों ने भी अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करा लिया है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, मिल्ली गजट के वो फाउंडर एडिटर हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, आखिर क्यों 10 राज्यों के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की मांग की जा रही है, उन्हें घोषित कराने की जद्दोजहद या लड़ाई लड़ी जा रही है? इसकी वजह यह है कि ऐसे राज्य मौजूद हैं, खास तरीके से कश्मीर है, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो सात जो और उसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज भी मैं समझता हूँ, जैसे कि लद्दाख है, जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वाक़ईतन माइनॉरिटी में है। इसलिए अगर आप देखेंगे वहाँ जो हाकिम है यानी गवर्नर है वो तकरीबन 90% नहीं तो 95% कहने के उसके पुलिस के ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, इंस्पेक्टर भी यहाँ तक के हैं, और उसके अलावा जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, इस बात का तकरीबन 95% या उससे भी ज़्यादा इम्कान है कि वो हिंदू ही होंगे और इसी एरिया से गए होंगे जहाँ पर ये सब ख्यालात हैं। तो ये समझना कि वो वहाँ पर जो है या कलेक्टर होंगे या आईएएस अफसर होते हैं, तकरीबन 95% जो है आप समझ लीजिए वो हिंदू ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन इलाकों में भी, कश्मीर के अंदर भी आप किसी भी एसएसपी को देख लीजिए, किसी भी आईजी डीआईजी को देख लीजिए, तो आपको हिंदू ही मिलेगा, हालांकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो ऐसा नहीं है कि उन जगहों पर जहाँ पर ये मांग की जा रही है वो वाक़ईतन अक़लियत में यह है कि आदमी के अख्तियारात ना हो, आदमी की आवाज़ ना हो, आदमी बोल ना सके, आदमी अपना हक़ का मुतालबा ना कर सके। अक़लियत में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कोई कमतर हैं, बल्कि अक़लियत का मतलब ये होता है कि आपको वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए या दूसरी जो बहुत सी सुविधाएँ वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। इसीलिए बनाया गया है कि आप रहे और आपका एक ऐसा आयोग हो जो कि आपके लिए लड़ सके, इसलिए बनाया गया है। अब इन जगहों पे अगर बनाया जाएगा तो पहले ही से ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि उनका वहाँ कोई जुल्म हो रहा है। तो आज तक सुना नहीं कि भाई कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है या जम्मू में कोई जुल्म हो रहा है, या ये कि नॉर्थ ईस्ट में जो है जहाँ पे सब गवर्नर बैठे हुए हैं, बड़े धाकड़ किस्म के गवर्नर बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जैसे धताराज जो साहब हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इसके एक स्टेट गवर्नर है, वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो कि पूरे मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो वो वहाँ पे ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो मजलूम हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए वो कुछ हुकूक मिल जाएं जो कि अक़लियतों को मिलते हैं। अक़लियतों को मिलता क्या है, मसला बड़ा है, उनको हक़ ये मिलता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहाँ पर उनके लिए, यानी उनकी जिस अक़लियत ने बनाया, जैसे जैन ने बनाया, सिख ने, मुसलमान ने बनाया, तो उस अक़लियत के 50% बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाता है वहाँ पर। तो ये उनको वहाँ मिल जाएगा। ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आज भी उनको ये बात मिली हुई है, ऐसा तो है नहीं। उसके अलावा जो है कुछ ख़ास किस्म के रिजर्वेशंस भी होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी उसमें भी रिजर्वेशन होते हैं अक़लियतों के लिए, 5-10-15% होते हैं। उसके अंदर भी उनको हक़ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बताऊं तो जैसे पेंशन वगैरह मिलती है, अगर अक़लियत का आदमी है तो उसको कुछ ज़रा से ज़्यादा मिलता है, 500 रुपये जो है, जैसे कि बूढ़े का है या बेवा का है, या इन लोगों को 500 रुपये हर महीने ज़्यादा मिलता है अगर वो अक़लियत का है और सर्टिफिकेट ले आए। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं। उसके अलावा उनको ये फ़ायदा होगा कि उनका एक आदमी जो वहाँ पर जो है एक आयोग बनेगा, उसका चेयरमैन तो उन्हीं में से ही होगा, वो बन जाएगा।
तो एक छोटे छोटे फायदे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़े अजीब गरीब बात है, इसलिए कि यही लोग जो कि इससे पहले हाई कोर्ट में गए हुए मेरे खिलाफ जो केस था, उसमें आधी बात यही थी कि सारे जो अल्पसंख्यक आयोग उनको ख़त्म किया जाए, दूसरे एक ज़फ़र इस्लाम निकाला जाए, आधा था, मतलब दो बातें उसमें थी। तो निकालने वाली बात तो कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन वो वाली बात अभी भी हाई कोर्ट में चल रही है कि अल्पसंख्यक आयोग को ख़त्म कर दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस दे रखा है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, शायद आप करेक्शन कर सकते हैं, आपके वाले मामले में जो ये डिमांड की जा रही है कि अल्पसंख्यक आयोग पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो उसके गठन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को खत्म ही कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, खत्म करने की बात है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। दो उन्होंने मांग की थी, एक को ज़फ़र इस्लाम को फौरन निकालो, दूसरी ये कि ये होना ही नहीं चाहिए, वो दोनों चीज। तो निकालो वाली बात को तो उन्होंने खत्म कर दिया, उनका दिल्ली सरकार करेगी, ये करके उन्होंने दो तीन जो तीन मुकदमे थे वो तीनों उन्होंने खत्म कर दिया। FIR आज भी मौजूद है, लेकिन वो जो मुकदमे हुए थे वो खत्म हो गए। लेकिन उसकी दूसरी शिक ये थी कि ये जो है ये गलत है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। पे वो कम्युनिटी जाके जो है वो अल्पसंख्यक हो जाए। तो ऐसे तो कई राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, मुसलमान वहां बहुसंख्यक हो जाएगा। पूरे स्टेट में तो होगा। है एक बच्ची को भी चंद साल पहले जब उसको जो है वो किडनैप करके उसको रेप अप किया गया था और मार भी डाला गया था, तो उस वक्त वहाँ के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर लोग जो जम्मू से थे, उन्होंने उस लड़की पर जुल्म करने वाले, बल्कि घिनौने जुल्म करने वाले लोगों के लिए बाहर निकल के मुजाहरा किया था। इतनी दबंग। तो मैंने समझ जरूरत नहीं, वहाँ तो जरूरत है कि मुसलमानों को वहाँ प्रोटेक्शन मिले, इसलिए कि मुस्तकिल जो है वहां पर कुछ न कुछ जुल्म होता रहता है उनके खिलाफ। एक सवाल जो मैं समझना चाहता हूं, बहुत थोड़ा ध्यान से अगर आप उस पे बारीकी से बता पाए, वैसे तो अभी तक आप तमाम चीजों को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हिंदू है वो मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हो जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान अल्पसंख्यक है वो जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक हो जाएगा। तो क्या वो मुसलमान जो अल्पसंख्यक होने के फायदे उठाता है, उससे वो फायदे जम्मू कश्मीर में छीन जाएंगे? नहीं, वहां तो इसलिए बना ही नहीं ना, जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग है ही नहीं, इसी वजह से कि भाई आप यहाँ मेजोरिटी हैं इसलिए वहाँ है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि छिन जाएगा, वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ मिल ही नहीं रहा है उसको ये बात। ये हालांकि वहाँ होना चाहिए, जब पूरे मुल्क में ये चीज़ है तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन वहाँ है ही नहीं है। लेकिन अब जब बनेगा तो वहाँ पे दूसरी तरह की स्थिति आएगी और उसमें सिर्फ हिंदुओं को इस तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा और जो भी मुराद मिलती हैं वो मिलेंगी वो। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ होने वाली है, इसलिए बहुत मुश्किल चीज़ है और इसके अंदर जो है काफ़ी जो है कानूनी दावपेश उसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी गुंजाइश मैं नहीं समझता होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है और ये हिंदुस्तान के लिए बाहर जो है जा कर के इस बात को यानी एक तरह से साबित करना कि भाई हाँ ऐसी कोई ज़रूरत है, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि सवाल उठेंगे इस पर, इसलिए कि जब इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाया था 1992 में, यही कह के बनाया था, इसलिए कि दुनिया भर में उस वक्त जो है ये बातें चल रही थी कि साहब हिंदुस्तान में जो है मुसलमान जो है या अक़लियतें जो हैं वो मजलूम हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, बाबरी वगैरह ढाई गई थी, क्या क्या हुआ था, उसी ज़माने की बात है ये। तो उन्होंने कहा था नहीं 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 नहीं, हमने बना दिया, आयोग बना दिया है, इतना बड़ा है, उसको इतना पावर दे दिया है, अब वहाँ कोई जुल्म नहीं होने वाला। तो ये दुनिया में जाकर कहते हैं। अब जब ये है, जब ये बात निकलेगी कि साहब उन्होंने तो 8, 9, 10 जो है स्टेट्स में हिंदुओं को ये दे दिया है, तो लोग कहेंगे भाई इसका मतलब है कि इसका कुछ हक है नहीं है जो आप हमसे बात कर रहे थे।
ये अकलियतें जो है, अकलियतें तो वही हैं जिन पर जुल्म हो रहा है। बाकी अगर किसी किसी खानदान पे जो बहुत ही दबंग है उस पर कोई जुल्म हो रहा है तो वो अकलियत थोड़ी होती है। वो जी। अकलियत वो होती है जो कि कमज़ोर कुचले दबे होते हैं, वही लोग होते हैं अकलियत तो समझ जाते हैं। तो ये इनके लिए बाहर जाकर के जस्टिफाई करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। एक टेक्निकली सवाल फिर पूछ रहा हूं आपको, जम्मू कश्मीर पे फोकस करते हुए, मान लीजिए वहां पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद में वहां पे अल्पसंख्यक आयोग बना दिया जाता है, तो वो जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाएगा वो अकलियत जो बन चुके हैं हिंदू, उनके अधिकारों की रक्षा का काम करेगा, या जो मुसलमान वहां बहुसंख्यक है उसकी भी रक्षा का वो काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर अगर वहां पर अल्पसंख्यक आयोग बनता है तो वो तो हिंदुओं की रक्षा करेगा। या ये कि जो अगर पारसी हैं, अगर जैन हैं, अगर दूसरे लोग हैं, सिख हैं, उनका करेगा, मुसलमानों की नहीं करेगा। इसलिए कि इसी बुनियाद पर ही बनेगा कि मुसलमान यहाँ अक्सरियत हैं तो अक्सरियत को तो नहीं बनेगा, इनके लिए बनेगा। और मैं ये भी बता दूं कि अमलन जो है, जो कश्मीरी जो हिंदू हैं, उन्हें बहुत से इम्तियाज पहले से हासिल है। पूरे इंडिया के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन है। पूरे इंडिया के लिए जो है कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन हासिल है, यानी जॉब्स में भी हासिल है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह जो है उनके लिए एक कोटा बना हुआ है। बहुत ज़माने से ये बना हुआ है, तो ये अमलन उनको मिला हुआ है उनको। क्या एक मुद्दा ये भी हो सकता है, मान लीजिए जो जम्मू कश्मीर का मुसलमान है, वो जम्मू कश्मीर में तो बहुसंख्यक है, अब वो आता है दिल्ली में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, और वो आके कहता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं, तो उससे कहा जाएगा अपने राज्य का सर्टिफिकेट लाओ, तो वहां तो बहुसंख्यक है और यहाँ आके वो अल्पसंख्यक का फायदा कैसे ले पाएगा फिर? नहीं, उसको नहीं मिलेगा। उसको मिलता तो वही है जिसको, जो कि अब दिल्ली में जो है, दिल्ली के अंदर या दिल्ली से कोई सर्टिफिकेट ले आएगा तो दूसरी जगह मिलेगा, लेकिन वो वहाँ से सर्टिफिकेट ला ही नहीं पाएगा, कोई देगा ही नहीं। खैर, ऐसी चीज़ जो है नहीं होने वाली है, तो उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर कश्मीरी या कोई इस तरह का आगे दिल्ली या किसी ऐसी जगह पे बाशिंदा बाकायदा हो जाएगा, रहने लगेगा, और उसके लिए कई साल दरकार होता है, अलग अलग जगहों पे है। दिल्ली में शायद 1995 से अगर कोई रह रहा है तो वो दिल्ली का वासी समझा जाता है, तो उसके बाद ही उसको ये सुविधाएं मिलना शुरू होंगी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के तहत मिलती हैं, या ये कि जो रिजर्वेशन कॉलेज वगैरह में मिलते हैं वो उस वक्त मिलेंगे, जबकि वो इतने ज़माने तक वहाँ का डोमिसाइल तकरीबन हो जाएगा, उसके बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगी। चलिए, आपने बताया कि उसके बाद ही मिल पाएंगे, एक लंबा पीरियड गुजारना होता है, डोमिसाइल वगैरह तमाम चीज़ें तभी उसके बाद मिल पाती हैं, और उसके बाद ही तमाम उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, पहले जैनियों ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक बना दो, अब हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि उनको अल्पसंख्यक बना दो कई अलग राज्यों में। तो ये अल्पसंख्यक बनने का ऐसा कितना बड़ा फायदा है जिसको मुसलमान नहीं जानते हैं, जो पहले से अल्पसंख्यक है और उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए, ये समझना कि उसके बहुत फायदे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत महदूद चीज़ें। मैंने अभी जिक्र किया कि आप एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, यानी कॉलेज बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। सिख भी बना रहे हैं, उनके पास भी काफ़ी पैसा है, लेकिन मुसलमान इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है सही माने में। इसलिए कि छोटे से छोटा भी काम करने के लिए, आपको एक स्कूल ही बनाने के लिए 15-20 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुसलमान तो जुटा नहीं पाएगा, जबकि दूसरी कुछ कौमें हैं वो जुटा पाएंगी, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ये बहुत बड़ा लाभ होता है। उसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ है, रिजर्वेशन, आपको ये लोन भी मिलता है। वैसे ये बता दूं कि बैंकों से लोन मिलता है, कुछ कुछ स्कीमों के अंदर अकलियत का भी होता है, यानी अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आपको कम जो है उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें 5% कुछ कम हो जाता है उसमें, हर स्कीम में नहीं, कुछ कुछ स्कीमों में, लेकिन लोग जानते नहीं। यानी मेरे पास बहुत लोग आते तो मैं उनसे कहता, जाकर के आप मालूम कीजिए इसको, मैनेजर से, बैंक मैनेजर से, या बैंक के जो भी हेड ऑफिस से मालूम कीजिए भाई किस किस स्कीम में अकलियत के लिए है, और फिर लीजिए। और उसके लिए हमने ये शुरू किया था, इससे पहले यहाँ दिल्ली में था ही नहीं, किसी ने नहीं दिया। हमने जो है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना शुरू किया इसी मकसद के लिए। इससे दाखिले बहुत से लोगों के हुए, लोन भी लोगों को मिला। तो ये चीज़ जो है, मुझे नहीं मालूम कि अब दोबारा जो है ऐसा होगा, इसलिए कोई तहसीलदार दिल्ली में राज़ी नहीं है, कोई कलेक्टर दिल्ली में राज़ी नहीं है सर्टिफिकेट देने के लिए। जब आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उसको सहूलतें कहाँ मिलेंगी उसको? अब मसलन ये कि पेंशन है, बेवा की पेंशन है, या ये कि बूढ़े आदमी की पेंशन है, पहले तो खैर पेंशन मिलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसी के साथ जो है, अगर आपको मिल रही है, एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको 500 रुपये और मिलेगा हर महीने, जो कि एक गरीब आदमी के लिए बहुत है।
जो 2500 3000 मिलता है उस पर अगर 500 और भी मिले उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसे कोई सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। हमने शुरू किया था, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अपने जो नया जो आयोग आया हुआ है वो इसको जारी रखेगा, लेकिन सरकार को खुद सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। जैसे कि मसलन कर्नाटक के अंदर है, हर तहसीलदार को यह हक हासिल है कि वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे, लेकिन दिल्ली में कोई देने वाला नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आप सुविधाएं तो बनाते हैं लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट जो है जारी नहीं करते। क्या आपके सामने जो चीज आई कि मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को इतना नहीं पता है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एक बनता है, उसकी भी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी में हुआ है और आप पत्रकार भी हैं, क्या ये लड़ाई कानूनी तौर पे नहीं लड़नी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? पूरे देश के लिए एक नज़ीर नहीं बनवानी चाहिए कि मुसलमानों को या जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट दिया जाए? ये तो कुछ लोगों को जाना चाहिए, कुछ लोगों को मैं समझता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए कि जब हमको आपने अल्पसंख्यक बनाया है और कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता और आप कहते हैं कि साहब सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही लिख लो, लेकिन कोई बाबू उसको मानता ही नहीं है। कोई बाबू उसको तस्लीम नहीं करता कि आप अपने हाथ से लिख दीजिए और उसको मान लेगा, नहीं मानता। वो तो कहता है मुझे प्रॉपर कागज़ चाहिए। तो ऐसी हालत में आपको, जैसे कर्नाटक में है और जगह भी शायद होगा, लेकिन कर्नाटक मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वहाँ पे तहसीलदार इशू करता है। तो यहाँ पर भी अगर एक ऑर्डर चला जाए ऊपर से कि आप इशू कीजिए तो कोई मसला नहीं रहेगा। कितने लोग हमारे पास आते थे, बहुत लोग आए, मैं समझता हूँ ख़ास तरीके से वो लोग जैसे जैन वैन है उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुसलमानों को तो शायद फिक्र नहीं उसकी है। तो अगर आपके पास ये होगा तो आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए, लेकिन वो कागज़ के ऊपर हैं। उसके अलावा मैं इसका जिक्र भी करना चाहता हूँ कि सरकार ने दूसरी जगहों पर भी और दिल्ली के अंदर भी अल्पसंख्यक लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली के अंदर इस साल जो स्कॉलरशिप मिले, मतलब इस साल गुजरा है, नए साल की तो अभी नहीं आया होगा, मेरा ख्याल है तकरीबन 6000 लोगों को स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। आप मुझे सोचिए कि 6000 जो बच्चे हैं, इसमें कि सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है, पारसी भी शामिल हैं, बुद्ध भी शामिल हैं, क्या 6000 को मिलना चाहिए? जबकि सरकार ये कहती है, ऑफिशियली कहती है कि साहब कितना भी लोग दरख्वास्त दें हम उनको मान लेंगे। उनको मतलब ये कि 6 लाख भी अगर बच्चे दरख्वास्त दें और वो उनके कागजात पूरे होंगे तो हम उनको देंगे, लेकिन मिलता कितने को? 6000। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम में कमी है, वो बता नहीं पा रहे हैं वो। हम लोग जो है, और मैं समझता हूँ नया कमीशन भी यही करेगा कि जगह जगह हम लोग इस तरह के अवेयरनेस कैंप बनाते थे जहाँ पे लोगों को बताते थे, कागजात लिख करके उनको छाप करके उनको बांटते थे उनको। लेकिन एक तो कमी ये है कि लोग खुद ही नहीं दरख्वास्त देते, क्या कौन इस जमीन में पढ़ेगा? अरे भाई, अगर आप जमीन में पढ़ेंगे एक बच्चे के ऊपर आपको 40 45 50 हज़ार रुपये साल में मिल जाएगा तो कोई बुरा तो नहीं है। लोग मुझे बेचारे बहुत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से लोग फीस दे पाते हैं, और सरकार कह रही है हम 5 बच्चों तक फीस देंगे एक घराने के अंदर। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारे लोग खुद भी जो है अपनी काहलियत में भी कुछ जो है दरख्वास्त देते नहीं है। कैसे मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि मुसलमानों को उनके अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उनको बताएं स्कॉलरशिप्स के बारे में, उनके सर्टिफिकेट के बारे में, बैंक लोन के बारे में, उनके तमाम एजुकेशन संस्थानों को उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे मतलब करें? क्या आपको लगता है? देखिए, बुनियादी जो है मसला ये है कि हमारी कौम, ख़ास तरीके से मैं मुसलमानों को कहूँगा, मैं और लोगों को नहीं कहता, ख़ास तरीके से सिख हैं, वो बहुत तेज़ हैं वो, और उनके यहाँ बहुत बहुत मेहनत से ये सब काम होता है। उनके यहाँ गुरुद्वारों के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं और गुरुद्वारों के अंदर बड़े बड़े उनका नोटिस लगते हैं, देखो अब ये शुरू हो गई, अब ये चीज़ शुरू हो गई, अब ये दरख्वास्त दो, और नहीं तो जाकर फिर ये लड़ते हैं वो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तंजीम जो है, किसी ने एक पर्चा जो है, एक लिफलेट भी नहीं बांटा होगा, देखो ये चीज़ हो रही है, या ये कि अब स्कॉलरशिप के लिए खुल गया है। स्कॉलरशिप के लिए जब फॉर्म का खुलता है 4 महीने के लिए खुलता है, हम लोगों ने मेहनत करके उसको हमेशा 5-6 महीना कर दिया था, लेकिन 4 महीना तो बहुत होता है कागजात हासिल करने के लिए। ख़ास तरीके से इनकम सर्टिफिकेट के लिए कहा जाता है कि 9 दिन में मिलेगा। अच्छा, 9 दिन में नहीं मिलेगा, 18 दिन में मिल जाएगा, 1 महीने मिल जाएगा। फिर भी आपके पास जो है 4 महीना मिला हुआ है, उसके बावजूद भी लोग दरख्वास्त न पाएँ, और जब टाइम ख़त्म हो जाता है तब फ़ोन आता है साहब बढ़वा दीजिए उसको। भाई 4 महीना आप कहाँ सो रहे थे आप? तो ये इसमें हमारी भी कमी है, हमारी तंजीमों की कमी है, हमारे इमामों की कमी है। मस्जिदों को ये काम करना चाहिए कि देखो कितने लोगों के बच्चे प्राइवेट, आजकल तो ज़्यादा लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं, गरीब लोग भी प्राइवेट में भेज रहे हैं, भाई अच्छी तालीम वहाँ होती है। तो वो जो तालीम, जो आप जो पैसा उसके लिए इतनी परेशानी से किस तरह से दे रहे हैं, वो सरकार आपको वापस दे रही है। लेकिन बशर्ते कि आप दरख्वास्त दीजिए, उसके लिए दरख्वास्त के साथ वो कागजात भी लगाइए। इनकम सर्टिफिकेट है आपका, जो है
जो जो फीस देने की जो स्लिप होती है वो बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं देंगे आपको। उसके अलावा सही तरीके से बैंक में अकाउंट खोला हो, अकाउंट जो है जो कि कनेक्ट हो जाता है उनके डिपार्टमेंट से, अगर नहीं कनेक्ट है तो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो करेंगे तो हर खानदान का बड़ा भला हो जाएगा। 5-5 बच्चों तक सरकार देने को तैयार है, लेकिन पूरे साल में जब 6,000 तकरीबन बच्चों को मिलता है तो बड़े अफसोस की बात है, गोया ये कि हम अपने हुकूक को जानते नहीं और उसको लेना भी नहीं जानते। बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि अपने हकूक को जानते भी नहीं, और जब हकूक जानते नहीं हैं तो उसे लेने की ही तमीज़ कहाँ पे बाकी रहेगी। बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली। फिर इसी मुद्दे पे आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि मीडिया का असल काम तो लोगों को जागरूक करना ही होता है उनके अधिकारों के प्रति और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनको बताने के प्रति। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।